हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया तरीके से चल रही है। और जल्दी से कमेंट करके बता दो कि हम सब एकदम फिट एंड फाइन है और अच्छे तरीके से। अब फिर हम आज की अपनी वीडियो और स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो चल रहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन, वही आज इसमें कंटिन्यू रहेंगे टॉपिक को। और जो इसका आगे का टॉपिक था, जो पहले के वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं, उसके आगे का टॉपिक फ्रेंच सोसाइटी तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद का जो टॉपिक है हमारा आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, वो इस वीडियो में कवर होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। रेडी हो सारे के सारे? तो अपना वो कॉपी और पेन निकालो, डेट वेट डालो। ठीक है, जिस दिन भी पढ़ रहे हो इस वीडियो को देख रहे हो, और हम करते हैं शुरू। तो हमारे टॉपिक का नाम, जैसे मैंने अभी बताया, क्या है? द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। की पूरे फ्रांस में जो रेवोल्यूशन था किस तरीके से फैला। ओके, तो अभी हम इससे पहले जो पढ़ चुके हैं, सोसाइटी के बारे में जान चुके हैं कि वहां की सोसाइटी किस टाइप से थी, कैसे वहां पे लोगों को परेशानी थी, किस तरीके से फ्रांस के ऊपर कर्जा था तो टैक्सेस वगैरह बढ़ाने की राजा को जरूरत महसूस हो रही थी। ओके, और इस सिचुएशन की जो फ्रांस में सिचुएशन थी ये खराब इस वजह से भी थी क्योंकि जो टैक्सेस जो पे करते थे वो खाली थर्ड एस्टेट वाले लोग थे, वो पे करते थे। फर्स्ट और सेकंड वाले एग्जाम थे टैक्स पे करने से। ये एक वहां पे बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रही थी। तो आगे हम पढ़ते हैं कि कैसे जो है पूरा का रेवोल्यूशन एक तरीके से फैला वहां पे फ्रांस में। तो जैसा अपने जो स्क्रीन है आपका मोबाइल का या लैपटॉप का, उस पर जो लिखा हुआ है पॉइंट्स में, वो पढ़ते हुए चलो और उसको चाहो तो नोट्स बना लो और समझते हुए चलो बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखो, लुई 16 हैज टू इंक्रीज द टैक्सेस। जो राजा था लुई 16, उसने ये तय कर लिया कि टैक्सेस तो अब मैं बढ़ा के रहूंगा। अब टैक्सेस तो ये चलो बढ़ा देगा, लेकिन कोई भी काम करने का एक प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पे हम एक बार समझेंगे कि जो राजा है लुई 16, वो किस तरीके से टैक्सेस बढ़ाएगा। ठीक है, मान लो सीधा अनाउंसमेंट करवा देगा, या फिर इसके पास पावर है, सीधा पेपर मंगाया, उस पर साइन कर दिया, टैक्स बढ़ गया और सबको बता दिया। तरीका क्या होगा? ठीक है, तो उस समय फ्रांस में क्या था कि जो राजा था उसके पास अकेले पावर नहीं थी कि वो अपनी मर्जी से टैक्स बढ़ा सके। उसके लिए उसे कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता था, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये बात ध्यान रखना कि राजा अपनी मर्जी से टैक्स नहीं बढ़ा सकता था। ठीक है, उसको एक पूरा प्रोसीजर एक फॉलो करना होता था। तो वही इस पॉइंट में, इस स्लाइड में बात लिखी हुई है। अब जब वो अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकता टैक्स तो अकेले, तो अब क्या करना होगा? तो उससे पहले एक टर्म समझो, एस्टेट जनरल। एस्टेट जनरल क्या होता है? एस्टेट जनरल इज अ पॉलिटिकल बॉडी, ठीक है, टू विच द थ्री एस्टेट सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव। बेसिकली समझो कि एस्टेट जनरल एक तरह की पॉलिटिकल बॉडी, यानी कि एक तरह की ऐसे लोग हैं जो मिलजुल के पार्टी टाइप बनाते हैं। तो उसमें तीनों एस्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद होते हैं। जैसे फर्स्ट एस्टेट के, सेकंड एस्टेट है, थर्ड एस्टेट है, तीनों एस्टेट के लोग वहां पे मौजूद होते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एस्टेट जनरल। ठीक है, तो अब राजा को टैक्स बढ़ाने हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा? एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, जिसमें तीनों एस्टेट्स के लोग आएंगे, बैठेंगे, मीटिंग करेंगे। उसके बाद ये तय होगा वोटिंग के माध्यम से कि टैक्स बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए। अब यहाँ पे चलो आप सोच रहे होगे कि वोटिंग करवा तो रहे, प्रॉब्लम क्या है? यहाँ भी प्रॉब्लम है, जो वोटिंग का तरीका है, यहाँ पे उस चीज की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो भी अभी हम आगे देखेंगे। तो अभी जो राजा है, किंग हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द एस्टेट्स, ठीक है, of the estate general which would then pass his proposal of new taxes। मीटिंग बुलाएगा, उसके बाद वो बातचीत करेंगे, उसके बाद प्रपोजल जो होगा क्या, टैक्स बढ़ाने का, पास होगा। monarch alone decide when to call a meeting of this body, the last time it was done in 1664। ये 1964 लिख गया गलती से, 1664 है। राजा के पास एक पावर थी कि वो अपनी मर्जी से मीटिंग बुला सकता था
और लास्ट टाइम जो मीटिंग बुलाई गई थी वो 1664 में बुलाई गई थी, इसके लुई 16 के दादा या उसके पापा के द्वारा बुलाई गई होगी कभी। एस्टेट जनरल की मीटिंग इससे पहले कभी नहीं बुलाई गई, मतलब ये फर्स्ट और सेकंड एस्टेट वाले आपस में ही बातचीत करके कोई भी कानून को लागू कर देते थे, और थर्ड एस्टेट के लोगों की राय जानने की ये जरूरी भी नहीं समझते, क्योंकि इन्हें जरूरत ही नहीं थी। वोटिंग का प्रोसीजर इस तरीके का था कि थर्ड एस्टेट की रजामंदी हो या ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। जहां पे इन दो एस्टेट के लोगों की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है फर्स्ट और सेकंड वालों की, तो वहां पे ये आपस में वोटिंग कर करके ऐसे पास कर दिया करते थे। लेकिन अब मीटिंग बुलाने की जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि जो फ्रांस है वहां पे थोड़ी सिचुएशन इस टाइम पे ठीक नहीं है, लोगों की सोच बदल रही है, लोग थोड़ा थोड़ा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ अपने विचार रख रहे हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है, और लोग चाह रहे हैं कि सब इक्वल हो, किसी को भी बाय बर्थ कोई प्रिविलेज ना मिले, और इस वजह से राइट्स भी देखने को मिल रहे हैं, और जो है वहां पे महंगाई भी बहुत बढ़ी हुई है। तो इन सब कारणों की वजह सोचा कि इस बार मीटिंग बुलानी चाहिए, जिससे थोड़ा सा लोगों को ये रहे कि माइंड में पीस रहे कि हमारी भी बात सुनी जा रही है। तो अब ये तय हुआ कि मीटिंग बुलाई जाएगी एस्टेट जनरल की। अब मीटिंग का डे कौन सा था? मीटिंग बुलाई गई 5 मई 1789 को। ये याद रख लेना मीटिंग किस दिन बुलाई गई, एस्टेट जनरल की 5 मई 1789। ओके, अब क्या हुआ, मीटिंग बुलाई जाती है, ठीक है, सब लोग असेंबली में इकट्ठे होते हैं, एंड कहाँ पे इकट्ठे होते हैं? वर्साइलेस का एक बहुत ही सुंदर वो है, हॉल है, जिसको बढ़िया तरीके से सेट किया गया इस मीटिंग के लिए। वहां पे ये सब लोग इकट्ठे होते हैं। अब कौन कौन आता है रिप्रेजेंटेटिव्स में? एस्टेट जनरल में रिप्रेजेंटेटिव है, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के 300 मेंबर्स आते हैं, जो आमने सामने जो है कुर्सियों पे बैठ जाते हैं। जैसे मानो यहाँ पे फर्स्ट एस्टेट वाले बैठ गए, ठीक है, और यहाँ पे सेकंड एस्टेट वाले बैठ गए। कितने हैं? 300 फर्स्ट एस्टेट के और 300 सेकंड एस्टेट के मेंबर, ठीक है, यानी कि क्लर्जी और नोबेलिटी के 300 आदमी। अब टोटल मिला के आए 600 लोग, मतलब टोटल रिप्रेजेंटेटिव कितने थे उसमें? 600। अब इनकी क्या करी, घनी बेइज्जती, इनको बैठने के लिए मतलब इनको अलाउड नहीं था। तो ये लोग क्या होते थे ना, ऐसे इनके पीछे खड़े होते थे। अब इमेजिन करके देखो, ये 300 ऐसे आमने सामने बैठे हुए हैं, और इनके पीछे की साइडों में ऐसे करके ये 600 लोग ऐसे खड़े हुए हैं। तो यहाँ से भी एक चीज देखने को मिलती है कि वहां पे किस तरह से भेदभाव ज्यादा वहां पे था, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोगों को बैठा रखा है और थर्ड एस्टेट के ऐसे खड़े हुए हैं। भेदभाव तो यहाँ पे दिख रहा है ना, सबको बराबर नहीं समझा जा रहा है यहाँ पे, थर्ड एस्टेट वालों को खासकर। तो ये एक वहां पे थी थोड़ी सोसाइटी में प्रॉब्लम। द फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट्स एंड, अच्छा ये बता दिया मैंने, 300 रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। 600 मेंबर ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू स्टैंड एट द बैक। 600 मेंबर जो थे थर्ड एस्टेट के, वो कहाँ पे खड़े हुए हैं? पीछे खड़े हुए। अब ये नंबर से याद रखना, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के कितने आए हैं? 300 दोनों के अलग अलग 300 है, ठीक है, और थर्ड एस्टेट के कितने आए हैं? 600। और मीटिंग कब हुई है? 5 मई को। कहाँ पे? वर्साइलेस के एक बहुत ही सुंदर हॉल में। ओके, सुंदर मतलब यहाँ पे देखो ये वर्ड यूज किया गया है, बड़ा सुंदर वर्ड है, रेस्प्लिडेंट। रेस्प्लिडेंट का मतलब होता है बहुत शानदार, भव्य, सुंदर, ठीक है। एक बहुत ही शानदार हॉल में ये मीटिंग हुई है। शहर का नाम याद रखना, वर्साइलेस। ओके, आगे बढ़े, ये समझ में आया मीटिंग का, ठीक है। अब थर्ड एस्टेट्स के देखो, थर्ड एस्टेट में बहुत सारी जनता है, 90% लोग कम से कम थर्ड एस्टेट के हैं। अब थर्ड एस्टेट में से कौन से लोग हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 600 बंदे, ये कौन है? अब देखो, पीजेंट्स भी हैं, आर्टिसंस भी हैं, छोटे किसान, बड़े किसान, कई तरह के लोग हैं थर्ड एस्टेट में। लेकिन इन 600 रिप्रेजेंटेटिव्स में कौन है? थर्ड एस्टेट के एजुकेटेड और थोड़े से प्रॉस्परस लोग, जो एक समझ रखते हैं कि किस डायरेक्शन में उन्हें फ्रांस को लेके जाना है। एक डेमोक्रेटिक अप्रोच है इनकी, ठीक है, इक्वालिटी में बिलीव करते हैं कुछ हद तक। तो इस टाइप से इनकी जो थिंकिंग है, जो फिलोसफर्स वगैरह की बुक्स पढ़ने की वजह से, उसके आइडियाज की वजह से, तो इस टाइप के लोग इन रिप्रेजेंटेटिव्स में हैं एस्टेट जनरल में, ठीक है।
द थर्ड एस्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, पीजेंट्स आर्टिसंस एंड वुमेन्स वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। यहाँ पे देखो अब क्या ना, ये जो पीजेंट्स हैं, किसान हैं, आर्टिसंस हैं, वुमेन्स हैं, ये मीटिंग में जाने के लिए अलाउड नहीं था। असेंबली में ये लोग देख भी नहीं सकते थे, बाहर रहो गेट के बाहर, ठीक है। जैसे इंडिया में पहले होता था ना, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड ब्रिटिश के टाइम पे, तो यहाँ पे है कि पीजेंट्स, आर्टिसंस, वुमेन्स और जो भी बाकी के लोग हैं नॉट अलाउड। खाली 600 जो प्रॉस्परस और एजुकेटेड लोग हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं थर्ड एस्टेट को, वही लोग खाली एंट्री कर सकते हैं। अब दिक्कत तो इन लोगों को भी है जिन्हें एंट्री नहीं मिली, तो अब ये लोग क्या करेंगे? इन लोगों ने क्या करा, अराउंड 40,000 लेटर्स में, ठीक है, 40,000 लेटर, समझ रहे हो, बोरा भर गया होगा इतना, इतने सारे खत, उसमें अपनी ग्रीवियंसेस और डिमांड्स, यानी कि अपनी परेशानियां और अपने जो डिमांड्स थे वो लिख दिए और इन 600 लोगों को दे दिए और ये अपने साथ लेके गए वहां पे, ठीक है, ताकि जो है इनकी एक कंबाइन करके जो अपनी परेशानी बता सके, ठीक है। और जो किसान थे, वुमेन्स थी, आर्टिसन थे, इनको अलाउड नहीं था असेंबली में अटेंड करना, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, हाउ वोटिंग हैपन इन एस्टेट जनरल। मतलब एस्टेट जनरल की मीटिंग चल रही है तो वोटिंग किस तरह से होगी। मान लो जैसे टैक्स का प्रपोजल आया है कि टैक्स बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, तो उसके लिए वोटिंग होगी। 3 एस्टेट्स के लोग वहां पे मौजूद है एस्टेट जनरल में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ओके। तो वोटिंग ना पर मेंबर के हिसाब से नहीं होती कि एक बंदे का एक वोट, इस टाइप से नहीं होती। वोटिंग होती है एक एस्टेट के 300 मेंबर का एक वोट, दूसरे एस्टेट के 300 मेंबर का एक वोट, और जो मेजर पार्टी है 90% लोग हैं, ठीक है, थर्ड एस्टेट के 600 बंदों का एक वोट। टोटल वोट कितने पड़ेंगे? 3। अब टैक्स किसको नहीं भरना? फर्स्ट और सेकंड एस्टेट वालों को टैक्स नहीं भरना, यानी कि क्लर्जी और नोबल को टैक्स नहीं भरना, टैक्स भरेंगे खाली थर्ड एस्टेट वाले लोग। तो अब टैक्स का प्रपोजल आया, टैक्स भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, तो फर्स्ट और सेकंड वालों को क्या ही फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। टैक्स बढ़ेगा तो इनका फायदा ही होगा, इनको ही मिलता है क्योंकि टैक्स आखिरकार, और इन्हें भरना नहीं होता। तो फर्स्ट और सेकंड वाले अपने अपने एक एक वोट दे देंगे, हाँ टैक्स भरना चाहिए, तो थर्ड वाले वोट की कीमत क्या रह जाएगी? जब 3 में से 2 वोट हाँ यस हो गए कि हाँ बढ़ा दो टैक्स, तो थर्ड वाला कुछ वोट करे, हाँ बोले ना बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहां पे ये गेम चलता था कि फर्स्ट और सेकंड वाले जो है क्लर्जी और नोबल्स, उन्होंने अपना एक वोट दे दिया, एक एक वोट दे दिया और टैक्स हो गया पास। लेकिन इस चीज का इस बार विरोध किया गया, ठीक है। वो तो थर्ड एस्टेट के जो मेंबर थे उन्होंने बोला कि भाई देखो, अब तक जो चलता आ रहा था वो अब से नहीं चलना चाहिए। हमारा प्रपोजल ये है कि हर एक असेंबली में जितने भी लोग हैं, हर एक बंदे का एक वोट होना चाहिए, ठीक है। तो अब राजा को ये बात बहुत बेकार लगी, यार तुम बड़े बदतमीजी कर रहे हैं, हम इतने ट्रेडिशन से इसी तरीके से वोटिंग करते आ रहे, तुम अचानक से वोटिंग का वो कैसे बदल रहे हो? तो उन्होंने बोला भाई देखो, अब हमारी थिंकिंग बदल गई है, हम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई भी प्रिविलेज मिले, ठीक है। तो तुम अपने हिसाब से ऐसे वोटिंग करा के अपना फायदा करा लेते हो, हमारी कुछ नहीं सोच रहे, हमें चाहिए फुल इज्जत। तो राजा ने उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया कि एक एक ऐसे वोटिंग नहीं होगी, जैसे होती थी वैसे ही होगी। तो इस बात पे थर्ड एस्टेट के लोगों को आ गया गुस्सा, और ये लोग प्रोटेस्ट के रूप में ये लोग असेंबली छोड़ के चले गए कि हम अपना प्रोटेस्ट दिखाएंगे, और असेंबली हॉल से ये लोग चले गए, ठीक है। वोटिंग इन द एस्टेट जनरल इन द, अब देखो मैंने अभी आपको बताई स्टोरी पूरी क्या क्या हुआ, ठीक है, मीटिंग के दौरान, और वोटिंग किस टाइप से होती थी, वो चीज लिखी हुई है, वो पढ़ लेते हैं। Voting in the State General in the past had been conducted according to the principle that each estate had one vote. हर एक estate का अपना क्या होगा? एक वोट होगा। ये प्रिंसिपल पे वोटिंग वहां पे हुआ करती थी, ठीक है। तो इस टाइम भी लुई 16 was determined to continue the same practice. तो इस बार भी वही सेम प्रैक्टिस लुई 16 ने करने का डिटरमाइन किया, निश्चय किया। But member of third estate demanded that voting now be conducted by assembly as a whole, where each member would have one vote. हर एक मेंबर के पास एक वोट होना चाहिए। ये किसने डिमांड रखी? थर्ड एस्टेट के लोगों ने, ठीक है।
द किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल ऑफ द थर्ड एस्टेट, थर्ड एस्टेट का प्रपोजल किंग ने रिजेक्ट कर दिया, जाओ भाड़ में, तुम्हें हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, जैसा होता है वैसा ही होगा। तो मेंबर ऑफ थर्ड एस्टेट वॉक आउट फ्रॉम द असेंबली इन द प्रोटेस्ट, तो थर्ड एस्टेट के जो मेंबर्स थे उन्होंने एज अ प्रोटेस्ट वहां से क्या कर दिया, वॉकआउट कर दिया, चले गए वो लोग वहां से कि हमें हिस्सा नहीं होना इस बाइज्ड असेंबली का। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या टॉपिक आता है कि वहां से वॉकआउट कर गए, अब क्या करें। तो उन लोगों ने अपनी एक खुद की असेंबली बनाई, अपनी खुद की पार्टी बनाई, खुद इकट्ठे होके, क्योंकि इन्होंने सोचा कि अब पूरा का पूरा जो फ्रांस है वो हमारे साथ है, ठीक है, अब हम ही जो है गवर्नमेंट चलाएंगे अपने हिसाब से। तो उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई। 5 तारीख को मीटिंग थी, 5 मई को वहां से वॉकआउट कर गए। उसके लगभग 1 महीने बाद 20 जून को, ठीक है, एक डेढ़ महीने बाद 20 जून को इन लोगों ने अपनी नेशनल असेंबली बनाते हैं और शपथ लेते हैं कि हम लोग जब तक बिखरेंगे नहीं या अलग नहीं होंगे, जब तक हम फ्रांस के लिए एक अच्छा बढ़िया फ्रीडम वाला, इक्वालिटी वाला, डेमोक्रेसी वाला सुंदर सा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते और राजा की पावर को लिमिट या कम नहीं कर देते, तब तक हम जो है इकट्ठा रहेंगे, सब लोग साथ में रहेंगे। ठीक है, डेट याद रखो, नेशनल असेंबली इन्होंने कब फाउंड करी, 20 जून को। और लोकेशन याद रखना, ये था इंडोर टेनिस स्टेडियम वर्साइलेस के ग्राउंड में। ठीक है, okay. The representatives of the third estate viewed themselves as a spokesman for the whole French nation. ठीक है, अपने आप को इन्होंने देखा कि हम पूरे के पूरे फ्रेंच नेशन के लिए स्पोक्स पर्सन है, हम ही अब नेतागिरी करेंगे। They assemble in the hall of an indoor tennis court in the ground of वर्साइलेस। वर्साइलेस के एक टेनिस ग्राउंड में इन लोगों ने क्या ली, इकट्ठे हुए, और वहां पे इन्होंने डिक्लेयर करा अपने आप को एज अ नेशनल असेंबली, और कसम खाई कि जब तक हम इकट्ठा नहीं, अलग नहीं होंगे, जब तक हम एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट नहीं कर लेते। ये देखो, ये जो फोटो है ये उसी इंडोर स्टेडियम की है जहाँ पे ये सारे लोग थर्ड एस्टेट के इकट्ठा हो रखे हैं और अपने शपथ वगैरह ले रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब देखो, अब इनकी अलग नेशनल असेंबली बन गई, तो इनके कुछ लीडर्स हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जानने, क्योंकि ये लोग थर्ड एस्टेट से बिलोंग नहीं करते थे। ठीक है, जैसे ये मिरेबियो है, ये नोबल्स में से एक था, लेकिन ये आइडियोलॉजीज की क्या थी कि प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए बाय बर्थ। ओके, अब जो ये दूसरा है एबेसियस, ठीक है, ये था क्लर्जी ग्रुप का, मतलब ये प्रीस्ट था पहले, मतलब प्रीस्ट था ये। ठीक है, ही वॉज ओरिजिनली अ प्रीस्ट, जिसने एक बहुत ही सुंदर इन्फ्लुएंशियल, लोगों में एकदम क्रांति भरने वाला पैम्पलेट छपवाया था, लिखा था कि व्हाट इज द थर्ड एस्टेट, आखिरकार थर्ड एस्टेट है क्या, इस टाइप से टाइटल था, व्हाट इज द थर्ड एस्टेट। एक पैम्पलेट छपवाया था जो पूरे हर जगह इन्होंने लगवाया था उसको। तो ये 2 लीडर्स थे, मिरेबियो और एबेसियस। अब इनकी प्रोनाउंसिएशन कुछ हो सकती है, कोई अलग बोलता हो, कोई अलग बोलता हो, मैं अपने हिसाब से जो है बता रहा हूँ। ये तो हमने बात करी लीडर्स की। अब ये लोग तो बिजी हो रखे हैं अपना कानून वगैरह बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में। अब इस दौरान हम देखो, ये 20 जून की बात मैंने बताई अभी कि ये नेशनल असेंबली इन्होंने करी। अब इस टाइम से लेकर के अब वो वाला टाइम याद करो कि जब मैंने फर्स्ट वीडियो में बेस्टील पे अटैक बताया था, 14 जुलाई की घटना बताई थी मैंने कि बेस्टील पे अटैक करा था लोगों ने, क्योंकि रूमर्स फैल गए थे वहां पे, है ना। अब वहां पे पहुंचने वाले हैं, 20 जून की बात हुई, अब जुलाई आएगा, तो ये ड्राफ्ट करने में बिजी हो रखे हैं। अब इस टाइम से लेकर के 14 जुलाई के बीच में क्या क्या हुआ और उसके बाद क्या क्या हुआ, वो अभी एक बार समझते हैं बढ़िया तरीके से। तो देखो, अब हम ये देखेंगे कि इस टाइम पे पेरिस में क्या हो रहा है, बाकी के गांव वगैरह में क्या हो रहा है, पूरे फ्रांस में चल क्या रहा है। ठीक है, बेसिकली जो भी घटना घट रही है वो रूमर्स के बेसिस पे ही घट रही है। अब इन्होंने नेशनल असेंबली बना ली है, अब इनका मेन मकसद क्या है, सत्ता पलट करना, राजा को हटाना है और हमें बनना है। 600 आदमी तो इनफ नहीं है कि जाके सीधा लड़ने लग जाए, तो ये प्रोपेगेंडास यूज करेंगे, जो कि रूमर्स का इस्तेमाल करना हो गया, अलग नैरेटिव राजा के खिलाफ करना हो गया। ठीक है, इस तरीके से, जो कि ठीक भी, अगर
एक मोनार्की से डेमोक्रेसी में जाना है तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है। तो नेशनल असेंबली बिजी है ड्राफ्टिंग, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में। तो सिटीज में क्या चल रहा है, द रेस्ट फ्रांस सीटेड विद टर्मोइल। इसका मतलब क्या होता है, पूरे फ्रांस में गुस्सा है लोगों में और एक थोड़े कंफ्यूजन स्टेट चल रही है कि भाई चल क्या रहा है। ठीक है, ये लोग गए थे वहां पे टैक्स के कानून के लिए हमारी फरियादें लेकर के वहां से वॉकआउट करके आ गए, अपनी असेंबली बुला ली, अब इनकी चलेगी देश में, राजा की चलेगी, आपस में क्या होगा, ये सब कंफ्यूजन वाला ऐसा कुछ सिचुएशन चल रहा है वहां पे। अब ऐसा क्यों है, लोग गुस्से में क्यों है, रीजंस वही है, लोगों को में बेचारे गरीब लोगों को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, महंगाई बढ़ी हुई है, ब्रेड का प्राइस हाई हो रखा है, सर्दी होने की वजह से, देखो सर्दी है वहां पे बहुत ज्यादा, उसकी वजह से क्या हुई है, बैड हार्वेस्ट, फसल जो है वो खराब हुई है। अब फसल खराब हुई है तो उससे बनने वाला प्रोडक्ट है ब्रेड, ब्रेड है वहां की स्टेपल डाइट जो ज्यादातर लोग वहां पे खाते हैं। अब ब्रेड की कमी होने की वजह से ब्रेड का प्राइस हो रखा है हाई, और ये सिचुएशन और भी खराब कर रखी है बेकर्स ने। अब देखो इन बेकर्स के पास स्टॉक है भी तो उसको इन्होंने स्टोर कर लिया, छुपा के रख दिया है, ठीक है, थोड़ा बहुत ही जो है आने दे रहे हैं ताकि डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि महंगाई और इंक्रीज हो। तो और जो बिल्कुल गरीब लोग हैं जिनके जो वेजेस हैं, जो सैलरी है वो फिक्स है, वो खरीद ही ना पाए, बेचारे भूखे मर जाए, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब इस चीज से जो गरीब लोग हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, भाई यार तुम ऐसे मतलब तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इस चीज का। अब ये सब कंट्रोल करने का काम एक गवर्नमेंट का होता है, लेकिन राजा है उसको कोई मतलब नहीं है, तो ये सब लोग और ज्यादा इस वजह से राजा से भी गुस्से में एक तरीके से। तो अब हुआ क्या, मतलब केओस किस तरीके से हुआ, राइट्स किस तरीके से बने। अब ये सब लोगों परेशान तो है, या परेशान लोगों को जब इन तरीकों से और परेशान किया जाएगा तो एक सहन करने की वो होती है ना, एक सहन शक्ति की सीमा होती है, उसके पार फिर इंसान चला जाता है। ठीक है, एक लिमिट होती है हर इंसान की, उसके बाद वो अटैक करता ही करता है। The price of bread rose and baker exploited the situation and hoarded supplies. Hoarded supplies का मतलब जो ब्रेड थी या जो भी कॉमोडिटीज थी जरूरत की चीजों की, उनको होर्डिंग करना, छुपा के रखना स्टार्ट कर दिया ताकि ये डिमांड और बढ़े, महंगाई और बढ़े और इनका फायदा हो जाए सप्लायर्स का। तो इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या हुआ, अब जो घंटों घंटों महिलाएं बेकरी के बाहर लाइनों में लगी रहती थी ब्रेड के इंतजार में कि ब्रेड मिल जाएगा तो हम खरीद लेंगे थोड़ा बहुत जितना भी पैसा है उससे, तो उन लोगों को इस चीज पे आया बहुत गुस्सा, और तो महिलाओं ने अपने पूरे नारी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए बेकरी के ऊपर कर दिया अटैक, और बेकरियों को जला दिया और वहां से जो भी उनने होड़ छुपा रखा था वो सब लूट लिया। मतलब फ्रांस में अब लूटा पार्टी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, बेकरीज पे अटैक हो रहा है और लोगों के ऊपर अटैक हो रहा है, ये सब चीजें चल रही है। अब राजा ने देखा यार ये सिचुएशन खराब हो रही है तो अपने थोड़े सैनिक भेजने चाहिए शहर में कि कंट्रोल करो कि क्या प्रॉब्लम है। तो यहां से रूमर फैला, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि क्या रूमर फैला कि राजा ने अपने सैनिकों को भेजा है ताकि वो इन लोगों के ऊपर जो एक तरीके से अपने खाने के लिए, इन सब जरूरी चीजों के लिए कुछ विरोध कर रहे हैं, इनके ऊपर गोली चलवाने के लिए, ऐसा रूमर फैल गया। तो उसकी वजह से फिर वही टाउन हॉल के सामने इकट्ठा होना, बेस्टिल पे अटैक होना, ये सारी चीजें हुई। तो वो पहले पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे अभी नहीं है वो चीज। ठीक है, ओके। At the same time, the king ordered troops to move into the Paris. ठीक है, on 14 July the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. तो ये 14 जुलाई को ये सब चल रहा था। ठीक है, दंगे फसाद चल रहे थे, उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, रूमर फैला कि इसने जो बोला है कि गोली चलाने के लिए बोला गया है। तो इस तरीके से इन लोगों ने फिर 14 जुलाई को बेस्टिल पे अटैक करा। 14 जुलाई की बेस्टिल की घटना है। अब उसके बाद भी जो है अभी दंगे चल रहे हैं, राइट्स चल रहे हैं। ठीक है, ये तो पेरिस की बात हुई। अब हम बात करेंगे विलेजेस की। विलेजेस में क्या चल रहा था, देखो विलेजेस कंट्रोल किए जाते थे लॉर्ड्स के द्वारा, यानी कि जो मालिक होते थे, यानी कि नोबल्स, अमीर, इन लोगों के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। इनकी सारी जमीन हुआ करती थी जिसपे किसान लोग काम किया करते थे, फसल उगाया करते थे। अब वहां पे भी रूमर ये फैला, अफवाह,
कि जो लॉर्ड ऑफ मैनोर है, अब लॉर्ड तो आप समझ गए मालिक, मैनोर होती है एक तरीके से जमीन, जितनी भी सारी वहां पे जमीन है उसको बोलते हैं मैनोर। तो जमीन के जो मालिक है, लॉर्ड है, अमीर है, उन लोगों ने कुछ चोर डाकू टाइप के लोगों को हायर किया है ताकि वो जो खड़ी फसल है, एकदम पकी हुई फसल है, उसको बर्बाद कर सके। अब एक किसान के लिए उसकी फसल इतनी इंपॉर्टेंट होती है, पकी हुई फसल, क्योंकि उसमें उसने खून पसीना मेहनत करके उसको उगाया होता है, तो उसकी कीमत वो समझता है। तो उसको जब लोगों को ये रूमर फैला कि ये इस चीज को बर्बाद करने के लिए मैनोर ने, अमीरों ने बोला है, तो लोगों को आया बहुत गुस्सा। और ये इसमें जो ये हथियार देख रहे हो ना, ये काम आता है वैसे खेती बाड़ी करने के लिए, ठीक है। इसका नाम है होए और पिच फॉक्स, ठीक है, होइज एंड पिच फॉक्स। तो इनको ही इन लोगों ने इस्तेमाल किया और अटैक कर दिया अमीरों के घरों के ऊपर, ठीक है। ओके, इन सबको अटैक कर दिया अमीरों के घरों के ऊपर। What peasants did, अब जो किसान थे उन लोगों ने बेसिकली किया क्या, दे लूटेड होर्डेड ग्रेन्स, उन्होंने अटैक किया जब उनके मेंशंस के ऊपर, और एक तरह से चैथो, जो जिसको बोलते हैं चैथो बोलते हैं मेंशन को वहां पे फ्रेंच भाषा में, ठीक है, मेंशन, या जो उनका भी जहां पे रहते थे वो लोग, वहां से उन्होंने खाने पीने की चीजें लूटी। और एक बढ़िया काम ये किया कि जो इनके ऊपर कर्जा था ना, मैनोरियल ड्यूज जिसको बोलते हैं, मैनोरियल ड्यूज एक तरीके से जो जमीन के ऊपर या किसी भी तरह का कर्जा जो होता है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इन लोगों ने ढूंढे और उसमें लगा दी आग, ठीक है, ताकि अगर ये मान लो इनके पास कंट्रोल रहा भी, ये दोबारा से आ गए, तो हमारा तो कर्जे का कोई वो ही नहीं रहेगा, सबूत नहीं रहेगा। तो इन्होंने सारे सबूत मिटा दिए और उनके खाने पीने की चीजें लूट ली। अब ये अमीर जो थे, ठीक है, नोबल्स जो थे, ये डर के भाग गए वहां से, और कुछ लोग जो है देश छोड़ के भाग गए। तो ये सिचुएशन चल रही थी। अब राजा का सपोर्ट कौन है, राजा का सपोर्ट है सैनिक, उसकी सेना और नोबल्स। अब नोबल्स के कंट्रोल में कुछ सेना रहती थी और कुछ पर्सनल राजा की रहती थी। अब नोबल्स ही जब ऐसे डर डर के भाग गए, और जो ये सैनिक थे ये भी थर्ड एस्टेट के लोगों में से ही थे, तो ये लोग भी अपने लोगों के साथ मिल गए। तो जो ये लोग फर्स्ट और सेकंड एस्टेट वाले थे ये पड़ गए कमजोर, ठीक है, इनका सारा सपोर्ट सिस्टम हिल गया। अब राजा फिर अब क्या करेगा, ठीक है। तो इस सब का कंक्लूजन क्या निकला, जो लुई 16 फाइनली रिकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली, तो राजा ने नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज कर लिया, मान लिया, और उसकी सारी शर्तें भी मान ली, कॉन्स्टिट्यूशन को मानने के लिए तैयार हो गया। ओके, दैट हिज पावर वुड फ्रॉम नाउ बी चेक्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कि अब वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही जो है अपना रहेगा, और कुछ मतलब अपने ज्यादा वो नहीं करेगा, बवाल नहीं मचाएगा। और क्या किया इन लोगों ने, नेशनल असेंबली ने 4 अगस्त, देखो जुलाई खत्म हो गया, सारा जुलाई में बहुत ज्यादा दंगा फसाद हुआ, राजा मान गया, तो 4 अगस्त को, राजा ये ऐसे नहीं माना, राजा को भी मरने का डर लग रहा था कि अब ये लोग मुझे भी मार देंगे, क्योंकि बहुत वहां पे दंगा फसाद चल रहा था। तो 4 अगस्त 1789 को असेंबली पास्ड अ डिक्री एबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। अब डिक्री का क्या मतलब होता है, डिक्री का मतलब होता है भाई एक तरीके का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, उसको जारी किया असेंबली, नेशनल असेंबली ने, जिसमें क्या था, अबॉलिश किया गया था, खंडन किया गया था फ्यूडल सिस्टम के वजह से जो टैक्सेस लिए जाते थे और जो लोगों से काम करवाया जाता था अपने पर्सनल चीजों में, किसी भी तरीके से लोग मजबूर थे काम करने के लिए उनके लिए, उस चीज को खत्म कर दिया। और क्या किया, मेंबर ऑफ क्लर्जी टू वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, जो क्लर्जी एस्टेट था उनके पास जो प्रिविलेजेस थे कि टैक्स नहीं देंगे, या फिर थर्ड एस्टेट के लोग टैक्स देंगे, या कानून के हिसाब से बदला जाएगा, उस चीज की उनकी जो प्रिविलेजेस थी वो भी खत्म कर दी नेशनल असेंबली ने। तिथेज वर एबॉलिश एंड लैंड्स ओन्ड बाय चर्च वर कन्फिस्केटेड। अब जो तिथेज टैक्स था जो चर्च लिया करता था अपना 10%, उसके पूरे प्रोडक्शन का 10% किसान के, वो चर्च लिया करता था, उसको एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया टैक्स को, तिथेज टैक्स को। ये याद रखना क्या क्या किया इन लोगों ने अपने
नेशनल असेंबली के रिकॉग्निशन के बाद तेज टैक्स को खत्म कर दिया, और उसके बाद उनको जो जमीन दी हुई थी चर्च को, उसको भी अपने कब्जे में ले लिया, वापस ले लिया उनसे। और एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट रिक्वायर्स एसेट वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवरेज। और ऐसे ही इनकी जमीनें लेकर के इनका टैक्स वगैरह जब ना देना पड़े, इन सबसे टोटल जो इनकी कमाई हुई वो हुई फ्रांस की 2 बिलियन लिवरेज की, जो टोटल कर्जे के बराबर थे। अब देखो, एक डेमोक्रेसी की सरकार तरीके की सरकार आने से, ठीक है, शुरुआत होने से ही 2 बिलियन का जो है इनको फायदा हुआ। वह जो है फ्रांस कर्जा मुक्त होने के अपने उस पे आ गया। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कि कॉन्स्टिट्यूशन भी है फ्रांस का अपना, और राजा भी अभी है, अभी मरा नहीं है, बाद में मरेगा। अब देखो, अब ये कहानी चलेगी कि यहाँ से राजा के और रानी के मरने की कहानी। रानी भी इसकी है जो मरेगी अभी। तो इस वीडियो में अभी इतना ही हम कवर करेंगे, जो कि हमने एक टॉपिक पढ़ा आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, इसका ही एक जो सब टॉपिक है फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अपने को वीडियो अच्छा लगा है, बढ़िया लगा है, मजा आया है पढ़ने में, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।